हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 83, इस पर बात हो रही। अभिदाय कंट्रीब्यूशन, ये कब कब करना पड़ेगा, इसे बंद कर, लेकिन फिर ये बंद हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ये कब कब करना पड़ेगा, बंधक संपत्तियों का, बंधक संपत्तियों की मार्शलिंग, ये हमने देखी सेक्शन 81 में। लेकिन सेक्शन 81 में उसने कहा था बंधक करता एक है, उसकी दो या अधिक संपत्तियां हैं, उसने उस दो या अधिक संपत्तियों का पूर्विक बंधक ये निर्मित किया है। और पूर्विक बंधक निर्मित करने के उपरांत उन पूर्ववर्ती बंधक संपत्तियों में से किसी एक को या एक से अधिक को पुनः बंधक के अधीन ये कर दिया है, अर्थात उन्हीं संपत्तियों पर एक पाक्षिक बंधक ये भी निर्मित हुआ है। तो पाक्षिक बंधकदार को एक हक ये मिल रहा था, जिसे टीपीए में क्रमबंधन के अधिकारी इस रूप में जाना गया था कि पाक्षिक बंधकदार ये पूर्विक बंधकदार को इस बात के लिए विवश कर सकता था कि पूर्विक बंधकदार अपने बंधक धन का भुगतान ये उन्हीं संपत्तियों से करवाए जो पाक्षिक बंधकदार के पास बंधक नहीं है। लेकिन ऐसा पाक्षिक बंधकदार कब कर सकता था, जब तत्प्रतिकूल संविदा न हो। और पूर्विक बंधकदार या बंधक संपत्ति में प्रतिफलेन हित अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ये ना पड़े। अगर बंधक संपत्ति में ठीक है प्रतिफलेन हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ये पूर्विक बंधकदार इसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ये कारित हो रहा है या तत्प्रतिकूल कोई संविदा ये मौजूद है, तो फिर पाक्षिक बंधकदार को अपने इस अधिकार का प्रयोग जो उसे धारा 81 द्वारा मिला और जिसे कानून की दुनिया में मार्शलिंग या क्रमबंधन का अधिकार ये कहा जाता है, ये उसे प्राप्त नहीं होगा। ये हम लोगों ने सेक्शन 81 में देखा था। यानी सेक्शन 81 में जो कुछ देखा हमने वो बंधकदार के अधिकार से संबंधित है। पाक्षिक बंधकदार, पूर्विक बंधकदार इसके खिलाफ एक अधिकार ये रख रहा है। आपसे सवाल ऐसे भी बन सकता है कि क्रमबंधन का अधिकार ये किससे संबंधित है, बंधकदार से या बंधककर्ता से? तो पाक्षिक बंधकदार इससे क्रमबंधन का अधिकार संबंधित है, अर्थात क्रमबंधन बंधकदार से संबंधित ये अधिकार है। और जो कुछ 78 पूर्विकता और जो कुछ 79 इसमें हमने पढ़ा था वो भी बंधकदार के अधिकार थे। कब पूर्विक बंधकदार ये पाक्षिक बंधकदार के मुकाबले स्थगित हो जाएगा, अर्थात पूर्विकता का सामान्य नियम जो धारा 48 में इनेक्ट है वो लागू नहीं होगा। ये सेक्शन 78 था और फिर सेक्शन 79 था, उसमें भी अधिकतम रकम यह अभिव्यक्त थी और पूर्ववर्ती बंधकदार ने समस्त बंधक धन का भुगतान ये बंधककर्ता को नहीं किया था। उसके बाद बंधककर्ता ने, उसके बाद यानी जब पाक्षिक बंधकदार ने बंधककर्ता को बंधक धन का भुगतान कर दिया था, उसके बाद बंधकदार ने उस पूर्विक बंधकदार से शेष बंधक धन जो अधिकतम रकम में शेष रह गया था वो प्राप्त किया था। लेकिन इसके कारण उसने वह पूर्विकता जो उसे मिलनी चाहिए
ठीक है, अपने बंधक धन के बारे में समय में पूर्ववर्ती होने के कारण उसे नहीं खोया था। इसका मतलब 78 और 79, इसके साथ 81, ये तीनों सेक्शन बंधकदार के अधिकारों की बात ये कर रहे थे। बंधकदार पाक्षिक हो या पूर्विक, था तो बंधकदार। इसका मतलब ये दोनों सेक्शन बंधकदार के अधिकारों की ये बात कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे अभिदाय, कंट्रीब्यूशन। ये सेक्शन बात करेगा बंधककर्ता के अधिकार, यही फर्क हो जाएगा 78, 79 और 82 का। ठीक है, और 78, 79 बल्कि 81 ये भी कहें कि 78, 79, 81, क्योंकि 80 ये तो रिपील है, तो निरसित है। इससे 78, 79 और 81 और 82 इनके बीच फर्क यही दिखाई देगा कि 82 बंधककर्ता के अधिकार की बात करेगा। 82 कहेगा कि अगर एक व्यक्ति की एक संपत्ति ये बंधक है और एक व्यक्ति की एक संपत्ति बंधक है, कहने का अर्थ यह है कि जो संपत्ति बंधक के अधीन है वो एक व्यक्ति की नहीं है, अनेक व्यक्तियों की है। यानी बंधककर्ता मोर देन वन है, बंधकदार मोर देन वन है या बंधकदार एक ही है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 82 जो कुछ दे रही है वो किसे, बंधककर्ता को दे रही है। तो जब हम सेक्शन 82 पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे सेक्शन 82 दो भागों में विभक्त है। पहले भाग में उस स्थिति की चर्चा की गई है जबकि बंधक संपत्ति जो बंधक के अधीन है उसमें कई व्यक्ति स्वामित्व के अधिकार ये रख रहे हैं। क्योंकि कई व्यक्ति स्वामित्व के अधिकार रख रहे हैं और वो संपत्ति बंधक के अधीन है, तो बंधक धन के भुगतान के लिए वे सारे व्यक्ति जो बंधक संपत्ति में स्वामित्व के अधिकार रख रहे हैं वे सारे के सारे दायित्व के अधीन होंगे और सारों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि बंधकदार किसी एक से बंधक धन की वसूली कर ले तो शेष लोग बंधक धन में कंट्रीब्यूट न करें। जिसको बंधक धन का भुगतान करना पड़ जाएगा वह हकदार होगा कि शेष लोगों से उनका हिस्सा वसूल ले, क्योंकि उन सबका कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य का अगर निर्वहन आप नहीं करेंगे, आपकी जगह हम कर दें आपके कर्तव्य का निर्वहन, तो हम आपसे वह धनराशि जो आपके कर्तव्य पालन के लिए अपेक्षित थी उसे वसूलने के हकदार ये तो हो ही जाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने वह कर्तव्य पालन जो करना आपकी जिम्मेदारी था उसको अनुग्रहिक भाव से यानी ग्रेचुअस इंटेंशन रखते हुए, आपके प्रति कोई दान का भाव रखते हुए उस कर्तव्य का पालन नहीं किया। वो तो इसलिए किया क्योंकि हम खुद उस कर्तव्य पालन में हितबद्ध हैं। अगर हम कर्तव्य पालन वो न करें तो बंधक संपत्ति बिक जाएगी, और अगर बंधक संपत्ति बिक गई तो मेरा हिस्सा वो भी बिक जाएगा, क्योंकि जो बंधक संपत्ति है वो तो एक प्रतिभूति मानी जाएगी, उसका खंड खंड करके विक्रय ये थोड़ी होगा। तो इसलिए आप सहबंधक करता हूं, सहबंधक करता मीनिंग देर में बंधक संपत्ति में आप भी हिस्सेदार हो, लेकिन आप ठीक उस हिस्से का भुगतान ये करना ही नहीं चाहते जो आनुपातिक तौर पर आपको भुगतान करना चाहिए। तो हम तो भुगतान करेंगे ही, क्योंकि हम भुगतान नहीं करेंगे बंधक संपत्ति ये तो बिक जाएगी, और बंधक संपत्ति अगर बिक गई तो संपत्ति ये तो मेरी भी चली जाएगी। तो स्थिति वो पैदा हो गई
जो धारा 68 से लेकर 72 भारतीय संविधान अधिनियम वहां पर, ठीक है, वर्णित है। वहां क्या कहा था? संविधान द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध, और 68 से लेकर 72 तक एक सेक्शन में यह भी कहा गया कि अगर कोई किसी धनराशि के भुगतान में आबद्ध है, यदि किसी धनराशि के भुगतान का विधिक दायित्व तो एक व्यक्ति का है और कोई अन्य जो उस धनराशि के भुगतान में हितबद्ध है, वो कौन है? वो आबद्ध है। और दूसरा जो उस धनराशि के भुगतान में हितबद्ध है, वो उस धनराशि का भुगतान कर दे, क्योंकि वो भी हितबद्ध तो है ही है। और ऐसा भुगतान वह किसी आनुग्रहिक आशय इसे रखते हुए न करे, तो फिर यह ठीक है कि यह व्यक्ति जो आबद्ध था धनराशि के भुगतान के लिए, इसने कोई निवेदन, कोई प्रस्थापना, कोई प्रस्ताव धनराशि के भुगतान की बाबत उस व्यक्ति को नहीं दिया था जो धनराशि के भुगतान में हितबद्ध था। इसलिए औपचारिक तौर पर इन दोनों के मध्य किसी संविदा का गठन यह नहीं माना जा सकता, और यह नहीं माना जा सकता कि वो व्यक्ति जो आबद्ध था धनराशि के भुगतान में, ये उस व्यक्ति को जो हितबद्ध था धनराशि के भुगतान में, इसको इसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि को वापस करे। ये ठीक है, ये औपचारिक तरीके की ऐसी कोई संविदा इन दोनों के मध्य निर्मित हुई ये नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान अधिनियम धारा 68 से 72 तक के बीच में यह कहता है कि इन दोनों के बीच संबंध कैसा माना जाएगा? संविदा सदृश, ऐसा संबंध मान लिया जाएगा जो संविदा के समान होगा, संविदा के जैसा दिखता होगा, जिनमें संविदा का सादृश्य होगा। और अगर संविदा सदृश संबंध यह मान लिया गया तो यह व्यक्ति जिसने धनराशि के भुगतान में आबद्ध व्यक्ति के किसी निवेदन के बिना उस धनराशि का भुगतान कर दिया था, जिस धनराशि के भुगतान के लिए यह व्यक्ति आबद्ध था, यह इस हितबद्ध व्यक्ति को वह धनराशि वापस करने के लिए, ठीक है, विधि के माध्यम से विवश यह किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि संविदा सदृश संबंध इन दोनों के बीच मान लिया जाएगा। और संविदा कौन? संविदा किस संबंध को कहते हैं? वह संबंध जो विधि के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सके, यही संविदा की परिभाषा है। करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। तो सीधी बात निकल आई है कि सेक्शन 82 इसमें जो संपत्ति बंधक के अधीन है, उस संपत्ति में पृथक स्वामित्व अधिकार ये है, पृथक स्वामित्व अधिकार है, यानी कई व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार ये रख रहे हैं और ये संपत्ति बंधक के अधीन है। तो जब कई सारे व्यक्तियों के पृथक स्वामित्व अधिकार इस बंधक संपत्ति में है, तो सारे स्वामियों का यह दायित्व बनता है कि वे बंधक धन में यानी बंधक धन के भुगतान में उस अनुपात में अंशदान करें जो अनुपात उनके स्वामित्व में मौजूद है, उसी अनुपात में अंशदान करें। यही इक्विटेबल दिखाई देता है। तो बस जो इक्विटेबल है वही सेक्शन 82 के फार्मर पार्ट में लिखा है। और अगर लिखा है कि सभी को भुगतान करना चाहिए और एक न करे, तो जब एक नहीं करेगा तो शेष अपनी सुरक्षा ये तो करेंगे, क्योंकि शेष ने अगर बंधक धन का भुगतान न किया तो बिक जाएगी संपत्ति, क्योंकि तब बंधकदार धारा 67, धारा 68, देयर आर सो मेनी राइट्स,
इस सबका हक ये प्राप्त कर लेगा। इसलिए अगर किसी एक ने बंधक धन का भुगतान कर दिया तो शेष बंधक करता है इस बात के लिए विवश किए जा सकेंगे कि चूंकि सेक्शन 82 आप पर एक लाइबिलिटी इंपोज करता है कि आप बंधक धन में आनुपातिक अभिदाय, अभिदाय की अंग्रेजी क्या होती है? कंट्रीब्यूशन। आप आनुपातिक अभिदाय अर्थात आनुपातिक कंट्रीब्यूशन ये करें, ये सेक्शन 82 की भावना है और आपने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए आपको करना ही होगा, अर्थात कानून की प्रक्रिया से आपको विवश किया जाएगा कि आप उस बंधककर्ता को, ठीक है, उसका वह पैसा ये वापस करें जो उसने आपकी ओर से अपनी सुरक्षा इसको सुनिश्चित करने के प्रयोजन से बंधकदार को बंधक धन के भुगतान की मद में, ठीक है, दे दिया है। यह हक सेक्शन 82 से मिला किसे? उस बंधककर्ता को जिसने अपने हक की सुरक्षा के लिए बंधक धन का भुगतान अन्य बंधककर्ताओं के द्वारा न किए जाने के कारण किया है। तो सेक्शन 82 किसका हक हुआ? बंधककर्ता का। और 78, 79 ये 81 ये किसके हक थे? बंधकदार के। वो बंधकदार कौन सा? पार्श्विक पूर्वी कोई हो, लेकिन था तो बंधकदार था। तो एक बेसिक डिफरेंस आ गया। कंट्रीब्यूशन किसका अधिकार है? बंधककर्ता का। भले ही वो सह बंधक करता है, ठीक है ना, लेकिन है तो बंधक करता है। और 78, 79 और 81 ये किसके हक हुए? बंधकदार के। ठीक है, तो आपका 82 एक हक दे रहा है। 82 का जो फार्मर पार्ट है, जो पहले पैरे में इनेक्ट है, उसको देखें क्या कहता है? जहां की बंधक के अध्ययन, जहां की बंधक के अध्ययन संपत्ति ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों की है, यानी बंधककर्ता दो या अधिक व्यक्ति हैं, क्योंकि बंधक के अध्ययन है वो संपत्ति। जहां की बंधक के अध्ययन संपत्ति ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों की है जिनके उसमें सुभिन्न और पृथक स्वामित्व अधिकार हैं। एक संपत्ति है जिसमें 1/4 के हिस्सेदार आप हो, 1/4 के हम है, 1/4 के मिस्टर ए और 1/4 के मिस्टर बी है। एक संपत्ति है जिसमें हम लोग आधे आधे के हकदार हैं। एक संपत्ति है जिसमें 3 लोग, 1/3, 1/3, 2/3 ऐसे। ठीक है, तो जहां की संपत्ति जो कि बंधक के अधीन है, दो या अधिक व्यक्तियों की है, वही तरीका ड्राफ्टिंग का आने लगा सेक्शन 82 में भी, कि वही पहले स्थिति बताइए कि किस स्थिति में कानून का वो नियम जो इस धारा में प्रतिपादित हो रहा है ये लागू होगा। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि कानून का वो नियम जो सेक्शन 82 के फार्मर पार्ट इसमें इनेक्ट है, ये कब लागू होगा? जहां की बंधक संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों की और उनके उस संपत्ति में पृथक और सुभिन्न स्वामित्वाधिकार, वहां तत्व प्रतिकूल संविदा न हो। इसका मतलब यह हो गया कि कंट्रीब्यूशन ये हक में किसके? क्रमबंधन के समान तत्व प्रतिकूल संविदा के अधीन हो गया। क्योंकि कानून जहां भी आपको कोई लाभ देगा वहां आपकी इच्छा पर छोड़ देगा मामला। एक सामान्य तरीका होता है, हां इस तरीके को उलटते भी हैं। कहां? जहां लाभ वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी इसे दिया जाता है,
क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी अपनी इच्छा को स्वयं शासित करने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए अगर राज्य वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी इसे लाभ देता है तो उसे लाभ को छोड़ने की आज्ञा ये नहीं देता, लाभ को छोड़ने की आज्ञा नहीं देता, इसलिए क्योंकि उससे तो वो तो वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है ही, उसे तो कोई भी बहला फुसला कर उससे वो लाभ छुड़वा देगा और वो फिर वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी यही बन जाएगा। जैसे आप देखेंगे कहां जेडे में उन्होंने कहा संक्रमणीय अधिकारों का भूमिदर और असंक्रमणीय अधिकारों का भूमिदर। अगर भूमिदर असंक्रमणीय अधिकारों का है, ठीक है, तो उसे अपने हित का संक्रमण अर्थात अपने हित को ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन जातियों के कोई भूमिधर है और भले ही वो अपनी स्वेच्छा से अपनी भूमि को अंतरित ट्रांसफर ये करना चाहे, कौन सी? कृषि योग्य, क्योंकि कृषि योग्य भूमि सामान्य भूमि नहीं है, वो जीविका का साधन है। आप मकान ट्रांसफर कर देंगे कोई बात नहीं, खेत में रह लेंगे, लेकिन खेत ही ट्रांसफर हो गया तब फिर क्या करेंगे? इसलिए प्रतिबंध लगा हुआ है कि चूंकि एससी एसटी इसमें वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी ये आता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए एससी एसटी अगर अपनी कृषि योग्य भूमि इसका ट्रांसफर ये करना चाहते हैं तो उनके पास 21.5 बीघे भूमि बचनी चाहिए। वो ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भूमिहीन हो जाए, क्योंकि वे वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी हैं। तो स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है जहां कानून आपको लाभ दे और लाभ को छोड़ने की इजाजत आपको न दे, लेकिन सामान्य नियम यही होता है कि कानून अगर कोई लाभ आपको देता है तो छोड़ने की इजाजत आप ही को देता है। ठीक है, तो यहां एक हक, क्रमबंधन में भी एक हक, एक अधिकार ये दिया जा रहा है पार्षिक बंधकदार को, और जहां कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां भी हक मिल रहा है किसे? सहबंधकर्ता को। और ये सहबंधकर्ता हो वो पार्षिक बंधकदार दोनों अक्षम व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्षिक बंधकदार पैसे वाला तो है ही, नहीं तो बंधक घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को, ये तो नहीं हो सकता। अगर आपके पास स्वयं अपनी आवश्यकताओं के पैसे नहीं है तो आप किसी को उधार क्या देंगे? तो पार्षिक बंधकदार ये भी कमजोर आदमी नहीं है। और यहां अभिदाय का हक जिस बंधककर्ता को मिल रहा है, ये बंधककर्ता जरूर है लेकिन दूसरे बंधककर्ता का हिस्सा जमा करने में सक्षम है, तभी तो अभिदाय का अधिकार पैदा होगा। भाई कंट्रीब्यूशन का हक कब आएगा? जब आप अपने सहबंधककर्ता का हिस्सा जमा कर देंगे तभी तो आएगा। तो ये दोनों व्यक्ति कमजोर नहीं है, और जब ये दोनों व्यक्ति कमजोर नहीं तो कानून इन्हें इनका, ठीक है, लाभ छोड़ने की अनुमति ये भी दे रहा है, क्योंकि आप सक्षम व्यक्ति हैं। हाँ ये ठीक है कि जो कुछ इक्विटेबल है, जो कुछ साम्यिक है, जो कुछ न्यायपूर्ण है, उसे आपके हक के तौर पर आपको दे दिया गया। क्रमबंधन का अधिकार आपको दिया, अभिदाय का अधिकार आपको दिया, क्योंकि ये न्यायपूर्ण है, इसे दिया ही जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया कि तत्व प्रतिकूल संविदा के अधीन रहेगा ये। मीनिंग देयर बाय इफ यू वांट टू लीव दैट यू मे लीव, आपकी इच्छा है छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि बंधक के संव्यवहार में सबकी इच्छा ये ठीक है, जैसी मर्जी है वैसा कर लो। ये दोनों व्यक्ति कम से कम वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के नहीं दिखाई देते। जैसे सर हेनरी मैन कहते हैं ना,
सर हेनरी मैन का ये प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस, क्या कहते हैं कि विधि का संचलन कैसे होता है? प्रास्थिति से संविदा की ओर। और हेनरी मैन की जो आलोचना है वो इस विषय पर चलती है कि आधुनिक युग में जो संचलन दिख रहा है वो संविदा से प्रास्थिति की ओर। प्रास्थिति से उनका तात्पर्य क्या है और संविदा से उनका तात्पर्य क्या है, ये तभी क्लियर हो सकता है जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो हम लोग, क्योंकि इस पर तो घंटा भर बोलना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो सेंटेंस कहा जाता है कि आधुनिक युग में संचलन संविदा से प्रास्थिति की ओर है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि देयर आर सो मेनी लॉज जहां व्यक्ति के स्टेटस के कारण उससे संविदा करने का अधिकार ले लिया गया, यानी संविदा से प्रास्थिति की ओर संचलन विधि का हो गया, जैसा कि लेबर लॉज वहां दिखाई देता है। कानून ने क्या किया? मिनिमम वेजेस एक्ट ये बना दिया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अरे भाई हम आपके यहां 2 रुपए पर मंथ पर नौकरी करना चाहते हैं, राज्य को क्या दिक्कत है? करने दें हमें, भाई मेरी मर्जी है। नहीं, राज्य ने कहा नहीं, नहीं होगा, नहीं करोगे, न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी नियोक्ता को, नहीं दे सकते बंद कर दो इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री बंद हो जाए तो हो जाए, न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। आप न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकते, बंद कर दीजिए। तो संचलन कहां दिखाई दिया? हमें संचलन दिखाई दिया संविदा से प्रास्थिति की ओर। यही सेक्शन 82 जहां, ठीक है, सेक्शन 82 हक दे रहा है किसको? संबंधकर्ता को, लेकिन छोड़ने का अधिकार यह भी दे रहा है। और जब कई बार ऐसा भी होगा छोड़ने का अधिकार नहीं देंगे, जो लाभ देंगे, लेकिन वो स्थिति वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी उसी की रहेगी। सामान्य दशाओं में है जहां कानून आपको लाभ देता है वहां छोड़ने का हक देता है। इसीलिए उसने कहा यदि तत्व प्रतिकूल संविदा न हो, ठीक है, तो तत्व प्रतिकूल संविदा न हो, ठीक है, तो ऐसी संपत्ति में के विभिन्न अंश या भाग जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में है उस बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण के लिए अनुपात में अभिदाय करने के दायी होंगे। ठीक है ना, अनुपात में अभिदाय करने के ये दायी होंगे। और जिस अनुपात में वे अभिदाय करेंगे, अभिदाय की अंग्रेजी क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी बंधक धन के भुगतान में वे सभी व्यक्ति जो बंधक संपत्ति में पृथक और भिन्न स्वामित्व अधिकारों के धारक हैं, ये सारे के सारे अनुपात में कंट्रीब्यूट करने के दायित्व के अधीन होंगे। और अनुपात जिसमें वे कंट्रीब्यूट करेंगे उसका निर्धारण ये कैसे किया जाएगा? तो कहता है कि और ऐसा हर अंश या भाग जिस अनुपात में अभिदाय करेगा उसके अवधारण के प्रयोजन से उसका मूल्य ऐसे किसी अन्य बंधक या भार की रकम को जिसके अब्दीन व बंधक की तारीख पर रहा हो काट कर वह मूल्य समझा जाएगा जो उस तारीख पर उसका था। यानी जब अनुपात ये निकालना हम शुरू करेंगे कि अनुपात किस अनुपात में ऐसे व्यक्ति बंधक धन के भुगतान में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करने के दायित्व के अधीन है, जिनकी संपत्ति बंधक के अधीन है और जो बंधक संपत्ति में पृथक और भिन्न स्वामित्वाधिकार ये रखते हैं, ये किस अनुपात में अभिदाय करने के दायित्व के अधीन है, उसे निश्चित करने के प्रयोजन से।
जब हम सोचना प्रारंभ करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इन व्यक्तियों के जो अंश हैं ये किसी पूर्विक बंधक इसके अधीन तो नहीं है। अगर इन व्यक्तियों के अंश किसी पूर्विक बंधक के अधीन है तो पूर्विकता का सामान्य नियम सेक्शन 48 ये लागू होगा। ठीक है ना, क्योंकि 78 79 इसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो पूर्विकता का सामान्य सिद्धांत सेक्शन 48 ये लागू होगा और पहले वो बंधक दिया जाएगा। तो आनुपातिक अविदाय इस बंधक धन के भुगतान में करने के प्रयोजन के लिए उसका मूल्य किस रूप में मानना चाहिए, इस रूप में मानना चाहिए पहले पूर्विक बंधक की रकम जो निकाल दो उसमें से, फिर जो रकम बचे, ठीक है, वो उस अंश का मूल्य है आनुपातिक अविदाय करने के प्रयोजन से। और मान लीजिए उस पर कोई पूर्विक बंधक है ही नहीं, तो फिर प्रत्येक व्यक्ति के अंश का मूल्य कुल बंधक धन में जिस अनुपात का संबंध ये रखता है उसी अनुपात में प्रत्येक को अविदाय करना होगा, जिससे सब बराबर के हकदार। यानी बंधक संपत्ति में 4 लोग पृथक और भिन्न स्वामित्व अधिकार रखते हैं और उनके स्वामित्व अधिकार जो हैं वो किस अनुपात में 1/4 1/4 1/4 4 है, सब बराबर के हैं तो 1/4 है सबका। ठीक है ना, ये अनुपात है। संपत्ति का कुल मूल्य 8,000 रुपए। ठीक है ना, संपत्ति का कुल मूल्य 8,000 या संपत्ति या बंधक धन का कुल मूल्य 8,000 है, ऐसे मान लो। तो बंधक धन का अगर मूल्य 8,000 है तो 1/4 जो अनुपात किसमें है, उनके स्वामित्व, जो उनके स्वामित्व के अधिकार हैं उन स्वामित्व अधिकारों में जो अनुपात है वही अनुपात यहां आएगा। 2,000 रुपए चारों लोग दे देंगे। पहले से कोई पूर्व से कोई बंधक किसी के भाग पर मौजूद है, ठीक है ना, पूर्व से बंधक मौजूद है, तब केस इस पैराग्राफ से गवर्न नहीं होगा। ठीक है, तब नीचे, ठीक है। और अगर, ठीक है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि अगर कोई पूर्विक बंधक के अधीन है तो केस नीचे से गवर्न होगा। क्यों? क्योंकि नीचे के पैरा में जो लिखा है जहां एक ही स्वामी है, ठीक है, स्वामी एक ही है और ऊपर कई सारे लोग हैं, ठीक है ना, इसलिए नीचे के पैरा से गवर्न होगा, ये कहना ठीक नहीं है। तो फिर ऊपर ही पूरी बात दी गई है कि अगर कई सारे बंधक करता है उनके बंधक संपत्ति में पृथक और भिन्न स्वामित्वाधिकार है, संपत्ति बंधक के अंतर्धीन है, तो बंधक के धन के भुगतान में वे आनुपातिक अविदाय करेंगे। और अनुपात का उदाहरण इस प्रकार से होगा कि जो अनुपात उनके स्वामित्व के अधिकारों में है वही अनुपात उनके भुगतान के दायित्व इसमें होगा। ठीक है, और मूल्य उनके भाग का ये कैसे समझा जाएगा? उनके भाग का मूल्य निकालने के लिए अगर संपत्ति किसी पूर्विक बंधक के अधीन है तो पूर्विक बंधक धन उसमें से घटा दिया जाएगा और फिर मूल्य निकाला जाएगा उनकी संपत्ति का, और नहीं तो जो मूल्य है उसी में से कर दिया जाएगा। ठीक है, बंधक धन 8,000 का है, बंधक संपत्ति उसमें उनका अनुपात 1/4 1/4 1/4 का है। बंधक धन 8,000 है तो 2,000 रुपए चारों लोगों को देने हैं। ठीक है, पूर्व से एक के हिस्से पर 500 रुपए पूर्विक बंधक धन ये मौजूद है, अब उसका 1,500 रुपए, ठीक है, उसका मूल्य कितना हो गया? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए हो गया ना, अब देना तो उसे 2,000 चाहिए था,
ठीक है, उसके अंश का मूल्य कितना आया? 1500 रुपए। 1500 आया तो 500 रुपया जो बचा, 500 रुपए उसके अंश का मूल्य नहीं है, ठीक है ना। तो जो 500 रुपया बचा, इसे बराबर बराबर इन तीनों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। 1500 ये तो देंगे ही देंगे ही है। अब शेष 500 रुपया बच रहा है, 500 रुपया बाकी लोगों में बराबर बराबर ये बांटा जाएगा, ठीक है ना। इस ढंग से ये बंधक धन चुकाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में आ जाइए। जब एक व्यक्ति अपनी दो या पृथक संपत्तियों को ये एक व्यक्ति के पास बंधक रख रहा है, ठीक है, दो या अधिक संपत्तियों को एक व्यक्ति के पास ये बंधक रख रहा है, और फिर उनमें से जो उसने ऑलरेडी बंधक के अधीन कर रखी है, ठीक है। देख ले बेयर क्या कहता है, जहां की एक ही स्वामी की दो संपत्तियों में से एक संपत्ति एक ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई है, और फिर दोनों एक अन्य ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई, यानी थोड़ा सा बदल गया मामला। पहले उसने क्या किया, जहां की एक ही स्वामी की दो संपत्तियों में से एक संपत्ति एक ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई, और फिर दोनों एक अन्य ऋण की प्रतिभूति के लिए, ठीक है, बंधक रखी गई है, और पूर्ववर्ती ऋण पूर्वोक्त संपत्ति में से चुकाया गया है, वह तथ्य प्रतिकूल संविदा न हो, तो जिस संपत्ति में से वह पूर्व भावी ऋण चुकाया गया है, उसके मूल्य में से उस पूर्व भावी ऋण की रकम काटकर हर एक संपत्ति उत्तर भावी ऋण में अनुपाती अविदाय करने की हकदार है, यह कह रहा है। एक व्यक्ति की एक संपत्ति है, दूसरा बंधक के अधीन कर दी है, इनफैक्ट उसके पास कई सारी संपत्तियां, लेकिन अपनी कई सारी संपत्तियों में से एक संपत्ति उसने पहले बंधक के अधीन की, उसके बाद उस संपत्ति के सहित जिस पर वो एक पूर्विक बंधक निर्मित कर चुका है, उसने क्या किया, उस संपत्ति के सहित अपनी अन्य संपत्तियां दूसरों के पास ये बंधक कर दी, ठीक है, उस संपत्ति के सहित जिस पर वो एक पूर्विक बंधक निर्मित कर चुका है, दूसरों के पास ये बंधक कर दी। अब दोनों संपत्तियों में से कितना कितना रुपया बंधक धन में लिया जाए, इस प्रॉब्लम की विवेचना 82 पैरा 2 ये कर रहा है। आपकी किताबों में जो उदाहरण दे रखा उसी से समझना चाहिए, उससे समझना आसान हो जाएगा। वो कहता है एक व्यक्ति के पास दो संपत्तियां, दोनों का मूल्य 1-1 लाख रुपया है, दो संपत्तियां, दोनों का मूल्य 1-1 लाख है। उसने एक संपत्ति को उठाया 40,000 रुपए के लिए बंधक कर दिया, दूसरा फिर दोनों संपत्तियां उसने उठाई 80,000 रुपए के लिए बंधक कर दी। उसने बंधक के दो व्यवहार किए, संपत्तियां उसके पास दो हैं, दोनों संपत्तियां 1-1 लाख रुपए मूल्य की हैं। अब उसने क्या किया, 1-1 लाख की संपत्ति ये क्या की, बंधक कर दी, और फिर वो संपत्ति जो उसने पूर्व में बंधक रख दी है उसके सहित दूसरी संपत्ति उठाई 80,000 रुपए के लिए, फिर बंधक कर दी। पूर्वी बंधक की रकम 40,000 रुपए, पार्षिक बंधक की रकम 80,000 रुपए। अब पूर्वी बंधक पहले चुकाया जाएगा क्योंकि समय की दृष्टि से पहले, 80,000 वाले को बाद में, लेकिन 80,000 वाले के पास, ठीक है, वो संपत्ति जो पूर्विक बंधक के अधीन है वो भी है, और जो पूर्विक बंधक के अधीन संपत्ति नहीं है वो भी है। पूर्विक बंधक के अधीन जो संपत्ति है मूल्य उसका भी 1 लाख, और जो पूर्विक बंधक के अधीन नहीं है उसका मूल्य भी 1 लाख। तो अभिदाय कंट्रीब्यूशन ये दोनों संपत्तियां इस पार्षिक बंधकदार के 80,000 रुपए के लिए करें, ऐसा सेक्शन 82 पैरा 2 ये कह रहा है।
दोनों को अभिदाय करना होगा, क्योंकि दोनों संपत्तियां पार्श्विक बंधकदार के पास बंधक हैं। बंधक, ठीक है, दोनों संपत्तियां इसके पास है, इस पार्श्विक बंधकदार के पास, ठीक है। पूर्वी बंधकदार के पास सिर्फ एक है। क्रमबंधन का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि क्रमबंधन का जो हक है वो किसका है? पार्श्विक बंधकदार का है, पूर्वी बंधकदार का नहीं, ठीक है। और यहां क्रमबंधन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूर्वी बंधकदार के पास तो एक ही है, और पार्श्विक बंधकदार के पास, पूर्वी बंधकदार के पास जो है उसके सहित एक और है। इसलिए पार्श्विक बंधकदार के पास एक है, पूर्वी बंधकदार के पास दो है, तब तो क्रमबंधन आएगा, ठीक है, तब तो क्रमबंधन का अधिकार ये क्लेम होगा। लेकिन पूर्वी के पास एक है और पार्श्विक के पास दो है, तो क्रमबंधन थोड़ी क्लेम होगा भाई, क्रमबंधन थोड़े क्लेम हो सकता है। तो इसलिए क्रमबंधन का कोई सवाल उठता ही नहीं। अब पूर्वी बंधकदार समय के दृष्टिकोण से क्योंकि पहले है, तो उसका पैसा पहले मिलना चाहिए। उसका पैसा कितना है? 40,000 रुपए। तो कायदा यह कहता है कि पहली संपत्ति उससे 40,000 रुपए निकाल कर उस संपत्ति को पार्श्विक बंधकदार के बंधक धन के भुगतान में योगदान ये करना चाहिए, ठीक है। अर्थात किसी कारण से अगर वो बंधक संपत्ति जो 1,00,000 रुपए मूल्य की है और पूर्वी बंधक के अधीन नहीं है, लेकिन पार्श्विक बंधक के अधीन है, ठीक है ना, ये नष्ट हो जाए, ये नष्ट हो जाए, ठीक है। तो पहली संपत्ति जिसमें पूर्विक और पार्श्विक दोनों बंधक मौजूद हैं, इससे भी भुगतान पाने का पार्श्विक बंधकदार का अधिकार है, क्योंकि उसके पास तो दोनों है, तो उसे सिर्फ 60 ही मिलने चाहिए, 80 नहीं मिलने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 20, ठीक है। इसके लिए वो धारा 68 में मुकदमा लाए तो लाए, लेकिन उसे संपत्ति से नहीं मिलने चाहिए ये 20, उसे इस संपत्ति से तो 60 ही मिलने चाहिए, क्योंकि 40 वो तो पूर्विक को मिलने चाहिए, ठीक है ना, 40 तो पूर्विक को मिलने चाहिए, क्योंकि वो समय की दृष्टि से पहले, ठीक है। ये होना चाहिए कायदे में, तो बस यही लिखा है कि यही होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति की दो संपत्तियां हैं और वो पहले एक को बंधक कर देता है, फिर उस पहले बंधक की गई संपत्ति के सहित दोनों संपत्तियां किसी और को बंधक कर देता है, ठीक है। ये स्थिति बनती है आखिर। तो जब दूसरे बंधक के भुगतान की पोजीशन आएगी, तो दोनों संपत्तियों को दूसरे बंधक के भुगतान के लिए आनुपातिक अभिदाय ये करना होगा। लेकिन जो पहली संपत्ति है, चूंकि वो एक पूर्विक बंधक के अधीन है, इसलिए आनुपातिक अभिदाय के प्रयोजनों से जो संपत्ति का मूल्य ये निकाला जाएगा, वो पूर्विक बंधक की रकम को घटाकर उसका वो मूल्य समझा जाएगा जो पूर्विक बंधक के अधीन रकम को घटा देने के बाद उसका बचता है, ये समझा जाएगा। हमने उदाहरण क्या लिया था कि दोनों संपत्तियां कितने की? 1-1 लाख की, दोनों संपत्तियां 1-1 लाख की। अब 1 लाख की पूर्विक बंधक 40,000 रुपए के लिए एक संपत्ति पर, ठीक है। फिर एक पार्श्विक बंधक है जिसमें 1 लाख वाली एक संपत्ति और वो संपत्ति जो पूर्विक बंधक के अधीन 40,000 रुपए के लिए पहले ही बंधक है, वो दोनों संपत्तियां 80,000 रुपए के लिए बंधक कर दी गई। तो 40,000 वाला पहले पूर्विक बंधक, ठीक है, वो निकाल दिया हमने 40,000। अब उस संपत्ति का मूल्य कितना बचा? 60,000 रुपए। अब तो 60,000 बचा, यानी इस पार्श्विक बंधकदार को अपने बंधक धन यानी 80,000 रुपए प्राप्त करने के लिए
ठीक है, वो संपत्ति जो 60,000 रुपए की है उससे, और जो संपत्ति दूसरी जो 1,00,000 रुपए है, आनुपातिक कंट्रीब्यूशन ये प्राप्त करने का हक है। यानी 80,000 रुपए में से, ठीक है, जो 80,000 रुपए हैं, उन 80,000 रुपए को ये 60,000 रुपए उसमें से भी प्राप्त करेगा और 1,00,000 रुपए उसमें से भी प्राप्त करेगा, दोनों से प्राप्त करेगा। ये नहीं कि खाली 1,00,000 वाली से अपने पूरे 80,000 वसूल ले, ये नहीं होगा। आनुपातिक अभिनय ये होगा। अच्छा, अनुपात कैसे निकालें? तो अनुपात निकालने के सामान्य नियम है भाई, उसका 60,000 है मूल्य, क्योंकि लिखा है 82 पर सेकंड में कि पहली संपत्ति का मूल्य निकालने के लिए पूर्व बंधक के अधीन जो रकम उस पर बकाया है वो घटा दी जाएगी, वो घटा दी। घटा देने के बाद कितना बचा मूल्य? 60,000 रुपए। अब अनुपात निकालना है कि 60,000 वाली संपत्ति 80,000 रुपए में कितना योगदान करे और 1,00,000 वाली संपत्ति ये 80,000 के भुगतान में कितना योगदान करे। तो अनुपात निकालने के लिए 60,000 बटे 1,00,000 ये करेंगे। ठीक है, तो 20 × 60 और 20 × 5 100, यानी 3:5 ये निकल आया। यानी 60,000 वाली रकम, 60,000 वाली रकम की जो संपत्ति है वो 80,000 रुपए के भुगतान में 3 हिस्से देगी। 80,000 रुपए के 3 हिस्से ये किससे लिए जाएंगे? उस संपत्ति से जिसका मूल्य 60,000 बचा है। और 80,000 रुपए के 5 हिस्से उस संपत्ति से लिए जाएंगे जिस संपत्ति का मूल्य 1,00,000 रुपए। क्योंकि अनुपात कितना निकल कर आया है? 3:5। ठीक है, ये निकल कर आया है। इसलिए 80,000 रुपए जो मूल बंधक धन है, जो पार्षिक बंधकदार को प्राप्त करना है, इसके 3 हिस्से ये तो हम किससे लेंगे? 60,000 से। और इसके 5 हिस्से हम किससे लेंगे? 1,00,000 से। ठीक है, ये स्थिति उभर कर सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि 80,000 के 3 हिस्से कितने हुए? क्योंकि 3 हिस्से हमें 60,000 से लेने हैं। ठीक है, और 5 हिस्से 80,000 के ये कितने हुए? क्योंकि 5 हिस्से हमें 1,00,000 से लेने हैं। यही तो निकल कर आया। तो अगर हमें 80,000 का एक हिस्सा पता लग जाए, ठीक है, अगर 80,000 का एक हिस्सा हमें पता लग जाए कि कितना होता है, ठीक है, तो 3 हिस्से निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 1 × 3 हो जाएगा बराबर 3 हिस्से निकल आएंगे। ठीक है, तो 80,000 का एक हिस्सा हमें पता लगेगा। अब 80,000 का एक हिस्सा कैसे निकले? तो 3 + 5 कर दीजिए। ठीक है, टोटल 80,000 का जो अनुपात है वो 3:5 निकला। तो 3 + 5 कर दीजिए बटे 80,000 बटे 8 ये कर दीजिए, एक हिस्सा निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है ना, 80,000 का एक हिस्सा हमें निकालना है। ठीक है ना, 80,000 का एक हिस्सा निकालना। तो 80,000 बटे जो 3:5 आया, अगर 3:5 में संपत्तियों से भुगतान प्राप्त करके इस पार्षिक बंधकदार को दे दिया जाए, 3:5 के अनुपात में अगर रकम प्राप्त करके इस पार्षिक बंधकदार को दे दी जाए, तो पार्षिक बंधकदार का पूरा धन चुक जाएगा। यही तो है स्थिति। ठीक है ना, तो अगर इसका मतलब यह हुआ 3 और 5 को जोड़कर अगर उससे भाग 80,000 को दे दिया जाए तो एक हिस्सा तो निकल आएगा। ठीक है ना, तो 80,000 बटे 3 + 5 तो 8 हो गया, नीचे ऊपर 80 तो कितना हो गया? ठीक है, 10 × 8 80,000 होते, यानी एक हिस्सा 80,000 का कितना निकल कर आया? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया एक हिस्सा निकल आया। 3 हिस्से हमें किससे लेने हैं? 60,000 से। तो 10,000 × 3 यानी 30,000 रुपया हम 60,000 वाली से लेंगे। ठीक है, और 1,00,000 वाली कितने ले रहे हैं? 5 हिस्से। तो 10 × 5 यानी 50,000 रुपए। ठीक है, तो 50 + 30 80 पार्षिक बंधकदार का हो गया। और दोनों संपत्तियों का अस्तित्व बचा रहा है। ठीक है ना, दोनों संपत्तियों का अस्तित्व बचा रहा है।
क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख वाली में से पूरे 80,000 ले लो। अरे भाई, संपत्तियां तो दोनों बंधक के अधीन थी। वो संपत्ति उत्तराधिकार में कोई प्राप्त करेगा, तुमसे ज्यादा घाटा नहीं हो जाएगा भाई, उससे ज्यादा घाटा होगा, उसे उतना ही घाटा होना चाहिए जितना उचित लगता है। तो अगर पूर्वी बंधक के अधीन है तो पूर्वी बंधक घटाने के बाद जो रकम बच रही उससे अनुपातिक अभिदाय होना चाहिए, ना कि सारी इससे या उससे ले लो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है ना। तो सेक्शन 82 पैरा 2 कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर पूर्वी एक बंधकदार की 2 संपत्तियां, ठीक है, अगर बंधक संपत्ति में प्रथा को भिन्न स्वामित्वाधिकार, तो स्वामित्वाधिकार जिस अनुपात में, उसी अनुपात में बंधक धन के भुगतान में कंट्रीब्यूशन ये किया जाएगा। और एक ही व्यक्ति है, उसी की 2 भिन्न संपत्तियां ये है, और उनमें से एक पहले एक बंधक के अधीन की गई और फिर उस संपत्ति के सहित दोनों संपत्तियां फिर बंधक के अधीन कर दी गई। तो पूर्विक बंधक के अधीन संपत्ति जिस बंधक धन के लिए बंधक के अधीन है, उसे काट देने के बाद जो मूल्य बच रहा है वो इस संपत्ति का मूल्य समझा जाएगा पार्षिक बंधक के भुगतान हेतु। ठीक है। और जो सेकंड संपत्ति जितने रुपए की है उतने रुपए की वो तो है ही है। फिर ये और वो दोनों संपत्तियां आनुपातिक अभिदाय ये करेंगे। और अनुपात निकालने के लिए जो अंगणित में अनुपात निकालने के नियम है वही लागू होंगे। और अनुपात निकालने के लिए वो मूल्य जो पूर्वी बंधक के अधीन पहली संपत्ति का है, ठीक है, पूर्वी बंधक के अधीन पहली संपत्ति का यानी पूर्वी बंधक धन की, ठीक है, रकम निकालने के बाद जो उसका मूल्य बच रहा है वही तो है पूर्वी बंधक के अधीन उसकी उस संपत्ति का मूल्य, वही मूल्य तो है। और सेकंड संपत्ति ये जिस मूल्य की है, ठीक है, दोनों को भाग दे देंगे, 60,000 बटे 1,00,000 ये कर लेंगे। अनुपात निकल आया, 3:5 में भुगतान ये करना है। यानी सेकंड बंधक धन 3 हिस्से है। ये किससे प्राप्त करना है? सेकंड बंधक धन के 3 हिस्से हमें प्राप्त करने हैं पहली संपत्ति से, ठीक है। और सेकंड बंधक धन के जो 5 हिस्से वो हमें प्राप्त करने दूसरी बंधक संपत्ति से। तो एक हिस्सा ये हमें पता लग जाए तो 3 और 5 निकाल लेने में कोई दिक्कत नहीं। एक हिस्सा निकालने के लिए 3 + 5, क्योंकि दोनों को जब मिला देंगे तभी तो पूरे का भुगतान होगा। तो 3 + 5 और रकम कितनी टोटल? 80,000। 80,000 बटे 8, 10,000 रुपए आ गए। अगर एक हिस्सा 10,000 है तो 3 हिस्से कितने होंगे? 30,000। 10 × 3 यानी 30,000 रुपया ये पहली संपत्ति से लिया जाएगा और 10 × 5 यानी 50,000 रुपया ये दूसरी संपत्ति से लिया जाएगा। ये अभिदाय का नियम कह रहा है। और अभिदाय का नियम ये पहले से ही कैसे है? तत्प्रतिकूल संविदा के अध्ययन और सूचना का नियम यहां भी लागू नहीं होता। यानी पार्षिक बंधकदार को पूर्वी बंधक की सूचना रही या नहीं रही इससे कोई मतलब नहीं। पूर्वी बंधक का भुगतान पहले होगा, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं कि हमें सूचना, हमें पता ही नहीं था कि ये पूर्वी बंधक के अधीन है, इसलिए 1,00,000 रुपया हमारा 50,000 इस संपत्ति से 50,000 इस संपत्ति से दिलवा दो। ये नहीं चलेगा पार्षिक बंधकदार की, ये कोई बात नहीं चलेगी। नियम यही लागू होगा। तुम्हें पता था नहीं पता था इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सूचना के अधीन नहीं है। अच्छा, क्रमबंधन और अभिदाय इसमें विरोध हो तो हमेशा क्रमबंधन प्रभावी होगा। अब जैसे क्या हुआ, मिस्टर ए की एक संपत्ति है, मिस्टर ए की एक संपत्ति वो उन्होंने एक बंधक के अधीन कर दी, फिर उस संपत्ति के सहित, ठीक है, अपनी 2 संपत्तियां एक अन्य बंधक के अधीन कर दी।
सबसे पहले उनका दो संपत्तियां, सबसे पहले एक संपत्ति को उठाया एक बंधक के अधीन, फिर उसके सहित, ठीक है, अपनी दोनों संपत्तियों को एक बंधक के अधीन, ठीक है, और फिर उनमें से एक संपत्ति को फिर एक बंधक के अधीन, ये कर दिया। ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक संपत्ति एक बंधक के अधीन, फिर उस संपत्ति के सहित अपनी दोनों संपत्तियां एक बंधक के अधीन, फिर एक तीसरा ट्रांजैक्शन और किया, एक तीसरा ट्रांजैक्शन और किया, और फिर अपनी एक संपत्ति फिर एक बंधक के अधीन। तो पहली संपत्ति वो तो समय के दृष्टिकोण से सबसे पहले है, उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो उसने अपना पैसा ले लिया, फिर अभिदाय करके, ठीक है, ये सेकंड जो पार्श्विक बंधकदार है इसे मिलना चाहिए, ठीक है ना, इसे मिलना चाहिए। लेकिन ये जो चौथा है, ठीक है, चौथा तो नहीं तीसरा है, ठीक है, पहले वाला तो सबसे पहले है समय के दृष्टिकोण से, उसे तो अपना मिलेगा ही मिलेगा, वो अपना लेकर बैठ गया। ठीक, अब दूसरा जो पार्श्विक बंधकदार है ये दोनों संपत्तियों से, ठीक है, अपना वसूल सकता है बंधक धन, लेकिन दोनों संपत्तियों का अभिदाय ये करना होगा। ठीक है, ये नियम है। अच्छा, अब तीसरा जो है, तीसरा जो है, अगर वो ये देखता है कि अगर दोनों से अभिदाय हुआ, दोनों से अभिदाय हुआ तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर दोनों से अभिदाय हुआ यानी वो ये देखता है कि मेरे पास तो 60,000 वाली है, मेरे पास तो 60,000 वाली है, और इनके पास 60 वाली भी है, 1 लाख वाली भी है। इनका बंधक धन 80,000 रुपए है, मेरा बंधक धन 40,000 है। अगर इनने आनुपातिक अभिदाय किया, वो सॉरी 40 क्यों, हमारा 30 ही है, क्योंकि 30 लेना है ना उधर से। ठीक है, मेरा 30 है और इनका 80 है, इनका 80 1 लाख से भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें, ठीक है, लेकिन हाँ 40 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 30 वहां से हटा देंगे तो भी 30 तो बचेगा, 60 है ना भाई। पूर्विक बंधक के अधीन जो संपत्ति थी वो तो 40,000 रुपए के लिए थी, ठीक है, और 40,000 हटा के 60,000 रुपए मूल्य बचा था, और जब 60,000 मूल्य बचा था, ठीक है, तो अगर 30 हटा देंगे तो 30 तो तब भी बचेगा। ठीक है, तो अगर तीसरे नंबर के बंधकदार का बंधक धन 30,000 रुपया हुआ, ठीक है, तो 30,000 तो उसके लिए बचे हुए हैं। ठीक है ना, ये स्थिति रहेगी। तो ये मान ले तीसरे बंधक धन का मूल्य मान लीजिए 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए है, तो ये जो सेकंड बंधकदार है ये अपने 80,000 रुपए के लिए अगर अभिदाय प्राप्त करे तो पहले से उसे 30,000 लेने पड़ेंगे और सेकंड से 50,000। तो पहले से जब 30,000 लेने पड़ेंगे और थर्ड वाले का 40,000 है, ठीक है, तो 30 ही बचेंगे उस संपत्ति के मूल्य में जो संपत्ति इसके पास, थर्ड वाले के पास बंधक है। ठीक है ना, तो इसे नुकसान हो सकता है। इसलिए ये इस बात के लिए विवश कर सकेगा सेकंड को कि आप कंट्रीब्यूशन नहीं मांगेंगे, आप 1 लाख वाली से ही वसूलें अपने पूरा बंधक धन। ठीक है ना, यानी क्रमबंधन और अभिदाय इसमें जब मुकाबला होगा, इसमें जब मुकाबला होगा तो हमेशा क्रमबंधन इसे वरीयता ये दी जाएगी। ये स्थिति है। अब बंधक समाप्त होने की ओर है। 83, 84 2 सेक्शन बचे जो बेहद आसान है। अब जो मुख्य बचा वो प्रत्यासन का अधिकार। प्रत्यासन का अधिकार यानी बंधक मुक्त कराने का हक किसे किसे है, ये चीज बची है। ये हम लोग सोमवार को कर लेंगे और मंगल से शाम की क्लास शुरू कर लेंगे, क्योंकि सोमवार को सबके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसका जिसे ज्वाइन करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, जो भी स्थिति रहेगी।